और सबसे इंपॉर्टेंट इशू है यूनिवर्सिटीज का। जैसा कि आप तमाम लोगों को पता है कि सिंध काबीना का जो लास्ट इजलास हुआ था उसमें सिंध काबीना ने फैसला किया था कि जितनी भी सिंध में मौजूद यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें जो वाइस चांसलर का क्राइटेरिया है उसको इन्हेंस किया गया है। अब वो इन्हेंस करने का मैं थोड़ा का मकसद भी बता दूं और पहले के हालात भी बता दूं। जो एग्जिस्टिंग क्राइटेरिया है, जो इस वक्त क्राइटेरिया, वो ये है कि जी कोई भी प्रोफेसर जो है वो ही वाइस चांसलर बन सकता है, ठीक है। लेकिन ये क्राइटेरिया भी पीपुल्स पार्टी के दौर में ही लाया गया था और इसको एक तजुर्बा करके देखा गया था। इससे पहले क्राइटेरिया ये था कि उसमें मुख्तलिफ लोगों को मौका दिया गया था। अब अभी भी जो क्राइटेरिया चेंज किया गया उसका कहीं मकसद ये नहीं कि प्रोफेसर वाइस चांसलर नहीं बन सकता। प्रोफेसर वाइस चांसलर बन सकता है, लेकिन उसके साथ साथ हमने एक और क्राइटेरिया ऐड किया, वो ये है कि कोई भी रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट या कोई ऐसा 21 ग्रेड का ब्यूरोक्रेट जिसने उस रिलेवेंट फील्ड में मास्टर्स की हो वो भी क्राइटेरिया में आ सकता है, वो भी अप्लाई कर सकता है। और ये कोई हम पहले, ये नहीं कि कोई नया तजुर्बा करने जा रहे हैं, ये चीजें पहले हो चुकी हैं। अगर आपको याद हो कि मजहर सिद्दीकी साहब सिंध यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे और उस वक्त सिंध यूनिवर्सिटी एक बेहतरीन तरीके से अपना तदरीसी अमल चला रही थी। मजहर सिद्दीकी साहब भी एक्स ब्यूरोक्रेट थे। अल्लामा आया काजी साहब भी प्रोफेसर नहीं थे, लेकिन वो भी वाइस चांसलर रहे हैं। निसार सिद्दीकी साहब ब्यूरोक्रेट थे, वाइस चांसलर रहे हैं। आपका मुजफ्फर शाह साहब, जब हमने मेहरान यूनिवर्सिटी में अपनी इंजीनियरिंग की थी तो उस वक्त मुजफ्फर शाह साहब भी वाइस चांसलर रहे और वो भी जो है वो ब्यूरोक्रेट थे। तो कोई नई चीज़ नहीं लेके आई जा रही जिसकी वजह से चंद लोग इसको गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं या कुछ लोग इनसिक्योर हो रहे हैं। और मैं ये भी बता दूं कि ये चीज़ हमने अचानक क्यों सोची। जब पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की हुकूमत आई उससे पहले सिंध में पब्लिक सेक्टर में 8 यूनिवर्सिटीज़ थी। आज पब्लिक सेक्टर में 30 यूनिवर्सिटीज़ मौजूद हैं। तो जाहिर है कि अगर हमें 30 यूनिवर्सिटीज़ में वाइस चांसलर को मुकर्रर करना हो और हमें वहाँ पे बेहतरी के लिए तब्दीली लानी हो तो हमारे पास अगर एप्लीकेशन और कैंडिडेट्स ही इतने लिमिटेड रह जाएंगे तो अब हम कहाँ जाएंगे। और कहीं पे भी हेल्दी कंपटीशन को इनकरेज किया जाता है, हेल्दी कंपटीशन को कभी भी डिस्करेज नहीं किया जाता। तो ये सोच और ये जो चंद लोग, मखसूस लोग इसको किसी भी पर्पस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, मेरी उनसे भी गुजारिश होगी, मोतबाना गुजारिश होगी कि बराए मेहरबानी हुकूमत जो कि आपके इस पूरे सिस्टम को चला रही होती है वही रिस्पॉन्सिबल होती है हर अच्छे और बुरे का। तो हुकूमत की ये जिम्मेदारी है कि चीज़ों को बेहतर करने के लिए और कभी भी बेहतर फैसले करे तो उसको इनकरेज किया जाए। कोई नया तजुर्बा नहीं है कि जिससे पहले कभी ज़िंदगी में ब्यूरोक्रेट्स रहे नहीं हैं। जिनके मैंने नाम लिए वो निहायती बड़े इंपॉर्टेंट नाम थे जो कि ब्यूरोक्रेसी से थे, जो कि प्रोफेसर नहीं थे। और आज भी क्राइटेरिया में 62 इयर्स की एज मखसूस की गई है। 62 इयर्स से ज़्यादा किसी की भी अपॉइंटमेंट नहीं होगी। रिलेवेंट फील्ड से मास्टर्स होगी। पीएचडी और रिसर्च को भी जो है हमने, अगर कोई ऐसा एक शख्स को जो कि ब्यूरोक्रेट भी ना हो, कोई ऐसा शख्स जिसने पीएचडी की हुई हो और ना ही वो प्रोफेसर ना ब्यूरोक्रेट है, अगर वो भी क्राइटेरिया को मैं उसको अगर इंटरव्यू लिया जाएगा कि वो अच्छा क्राइटेरिया में उतरता है तो उसको भी चांस मिल सकता है कि वो भी वाइस चांसलर रह सकता है। तो ये एक निहायत इंपॉर्टेंट चीज़ थी। दूसरी चीज़, कल मीडिया में एक चीज़ हाईलाइट हुई, एहसन इकबाल साहब का दौरा था और उसमें किसी एक वो हमारा एक ताजर साहब थे, अतीक मीर साहब, उन्होंने कोई गुफ्तगू की, लेकिन उस गुफ्तगू के बाद फिर उन्होंने अपनी गुफ्तगू का एक दूसरा बयान भी दे दिया और वो आज
मीडिया चैनल्स पे चल भी रहा है। मैं उनकी गुफ्तगू को या अतीक मीर साहब पर कोई गुफ्तगू मैं नहीं करूँगा और ना ही किसी पे मैं कोई कमेंट करूँगा, लेकिन जो उन्होंने बात की उसके बाद फिर चंद लोगों ने सोशल मीडिया पे और उसको किसी दूसरे अंदाज से लिया कि जी पंजाब में शायद ज़्यादा बेहतर तरक्की है और पंजाब जो है वो सिंध से ज़्यादा आगे है। तो देखिए जी, कुछ चीज़ों में तो मैं भी मानता हूँ कि पंजाब भी खैर हमारा सूबा है, ये मैं बता दूँ। पूरा पाकिस्तान हमारा है। अगर मेरे पाकिस्तान का कोई भी हिस्सा ज़्यादा तरक्की कर रहा है या मेरे पाकिस्तान का कोई भी हिस्सा किसी एक शोबे में बेहतर है तो मुझे उस पर खुशी होनी चाहिए। तो उसको ही हम ओन करते हैं कि पंजाब भी हमारा है, खैबर पख्तूनख्वा भी हमारा है, बलूचिस्तान भी हमारा है, सिंध भी हमारा है। लेकिन मैं एक वाज़ेह बता दूं कि पंजाब में अगर मोटरवेज ज़्यादा बनी हुई हैं तो पंजाब की वफाक में हुकूमत ज़्यादा रही है वहाँ के पॉलिटिकल पार्टीज़ की, तो उन्होंने मोटरवेज को फोकस किया पंजाब के। और मैं समझता हूँ कि अगर यही फोकस उनका सिंध के मोटरवेज पे भी होता जो वफाक के ज़ेर इस्तेमाल सड़कें हैं, तो हम कहते हैं कि ठीक है यार, सखर और हैदराबाद की सड़क भी आज जो वो मेटल सड़क बनी हुई है और बहुत अच्छे तरीके से वो चल रही है। इस तरीके से ज़रा वहाँ की हुकूमतों को ज़्यादा वफाक की हुकूमत मिली, तो जो भी जो शेयर्स होते हैं, जो वफाक की भी स्कीम्स हैं, अगर आप निकाल ले पिछले 15-20 साल से कि वफाक की जो सूबाई के बजट के अलावा वफाक की स्कीम्स जो हैं वो बाकी सूबों में किस तरह उनका शेयर मिले और सिंध को हर साल में जो है वो कितनी ज़्यादती हुई, तो वो लिस्ट भी मौजूद है। मैं आपको उसकी प्रेजेंटेशन जब बोलेंगे मैं दे दूंगा। चाहे वो पिछले अदवार में PMLN की हुकूमत हो या PTI की हुकूमत हो, किस तरीके से सिंध के साथ बड़ी बड़ी स्कीम्स में ज़्यादती हुई, तो डेफिनेटली जहाँ आप ज़्यादा खर्चा करोगे तो वह ज़्यादा आपको बेहतर नजर आएगी। लेकिन ये सिर्फ चंद मोटरवेज की मैं कंपैरिजन दे रहा था या एक दो शहरों की कंपैरिजन दे रहा था। लेकिन अगर आप ओवरऑल तरक्की को देखना चाहते हैं और अगर किसी ने कंपैरिजन करना है ओवरऑल सूबाई वज़ीराए आला का या सूबाई हुकूमतों का, तो आज पूरे पाकिस्तान की जो असल ज़रूरत है और वो ज़रूरत है एनर्जी, क्योंकि बिजली के बगैर कुछ नहीं है। तो एनर्जी के प्रोजेक्ट्स जो कि थरकोल का प्रोजेक्ट जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने सिंध ने शुरू किया, पाकिस्तान में कोई ऐसा सूबा नहीं है जहां पे इस तरह की कोई स्कीम शुरू की गई हो। जिस तरीके से शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने पहले इस प्रोजेक्ट का एक ख्वाब देखा और फिर जब PMLN की हुकूमत आई और PMLN की हुकूमत ने इसलिए उस प्रोजेक्ट को ख़त्म किया क्योंकि वो प्रोजेक्ट सिंध में हो रहा था और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा लेके आ रही थी और उसकी वजह से पीपल्स पार्टी को शायद कोई क्रेडिट मिलता, तो उसके बावजूद फिर जब 2008 में मोहतरम आसिफ अली ज़रदारी साहब की हुकूमत आई और पीपल्स पार्टी ने उस प्रोजेक्ट को दोबारा शुरू किया, उस वक्त के वज़ीर आला सैयद कायम अली शाह साहब ने उस प्रोजेक्ट को दोबारा शुरू किया, तो थर्क पार्कर के कोयले से आज पूरे पाकिस्तान को नॉन स्टॉप जो है वो कोयला मिल रहा है और जो हमारे इसी कोयले से बिजली बन भी रही है और जहां पर बाकी कंपनीज बाहर से इंपोर्ट करके कोयला लेके आ रही हैं, वो और बाकी माहिरीन भी ये कह रहे हैं कि जी सबसे बेहतरीन कोयला जो है और सबसे सस्ता कोयला वो हमारा लोकल पड़ेगा, वो थरपारकर का पड़ेगा। तो ये मेगा प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध ने शुरू किए। जो हेल्थ सेक्टर की बात है, हमारे बिजनेसमैन ने जो बात की, मैं उससे बिल्कुल उस वक्त चाहे उन्होंने मजाकन कहा या आज उसकी तरदीद भी आ गई, लेकिन क्या हेल्थ सेक्टर में सिंध से कोई और सूबा कॉम्पीट कर सकता है? चीफ मिनिस्टर सैयद मुराद अली शाह साहब की ज़ाती कोशिशों से और हेल्थ मिनिस्टर साहबा मोहतरमा अजरा फजल साहबा की ज़ाती कोशिशों से जिस तरीके से हेल्थ सेक्टर ने सिंध में ग्रूम किया है, पाकिस्तान भर में आज भी पूरे पाकिस्तान से पेशेंट्स, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा के पेशेंट हो, चाहे वो बलूचिस्तान के पेशेंट हो, चाहे वो पंजाब के पेशेंट हो, वो सारे के सारे सिंध में आते हैं और मुफ्त इलाज स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल्स में सिंध में करवाते हैं। सिंध जैसी NICVD का कोई एक मॉडल भी पाकिस्तान के किसी और सूबे में नहीं मिलेगा। सिंध जैसी चिल्ड्रन हॉस्पिटल का कोई एक भी मॉडल पाकिस्तान के किसी और हॉस्पिटल में नहीं मिलेगा। सिंध जैसी SIUT का मॉडल पाकिस्तान की किसी भी एक हॉस्पिटल में नहीं मिलेगा। सिंध जैसी साइबर नाइफ का मॉडल पाकिस्तान की किसी हॉस्पिटल में नहीं मिलेगा। शायद दुनिया की किसी हॉस्पिटल में उसका साइबर नाइफ का मॉडल नहीं मिलेगा। और वो क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि पूरी दुनिया में साइबर नाइफ की 10 हॉस्पिटल्स हैं जो ये इलाज करती हैं, यही फैसिलिटी देती हैं, जिसमें से 9 हॉस्पिटल्स पैसों पर देती हैं और सिर्फ पूरे दुनिया में वाहिद हॉस्पिटल जो है
वो साइबर नाइफ की कराची में मौजूद है, जो मुफ्त में वो इलाज करती है। तो पूरी दुनिया भर में साइबर नाइफ वाला सिंध वाला मॉडल आपको और कहीं नहीं मिलेगा। इसी तरीके से मैंने कहा SIUT, फिर आपका जो लिवर और लंग्स ट्रांसप्लांटेशन जो गंबट खैरपुर में हो रही है, वो भी पूरे पाकिस्तान में किसी एक और भी मॉडल में हॉस्पिटल में नहीं मिलेगी। तो अगर तरक्की का तवाजुन सिर्फ और सिर्फ सड़क किसी ने बनाया था, तो मैं समझता हूं अफसोस की बात है, क्योंकि सबसे ज्यादा कीमती चीज सड़क नहीं, सबसे ज्यादा कीमती चीज जो है वो इंसान की जान है, इंसान की जिंदगी है। और सड़कों में भी मैं बताता चलूं कि सड़कों में भी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की सिंध हुकूमत जहां जहां पे सूबे के रोड हैं, पूरे डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट वहां पे जबरदस्त तरीके से काम हुआ है। जहां पे हमारे फेडरल रोड्स हैं वहां पे इश्यूज हैं, कराची में कुछ जगहों पर इश्यूज है, तो वहां पे भी दिन और रात कराची की एडमिनिस्ट्रेशन, बल्दिया उज़्मा और कराची के तमाम इदारे, सूबाई हुकूमत दिन रात मेहनत करके उन प्रोजेक्ट्स को हाईलाइट कर रहे हैं, उन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं और उनकी इंप्रूवमेंट कर रहे हैं। तो ये जो कल एक नई बहस किसी ने शुरू करवाई, तो मैं ये वाजे करना चाहता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह एजुकेशन सेक्टर्स में जो आपकी हमारी यूनिवर्सिटीज में आप जाके देखें कि बेहतरीन यूनिवर्सिटीज बन रही हैं। हमारी अरोड़ यूनिवर्सिटी देख लें, हमारी IBA देख लें। IBA आज भी पाकिस्तान की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज में एक है। 2 दिन पहले चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब मेहरान यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन में गए। मेहरान इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी जो है पाकिस्तान में नंबर 2 पे आ रही है, और ये सारी हुकूमत सिंध की जो है उसको मुकम्मल तौर पर फंडिंग और सारी सहूलियात मौजूद है। इसी तरीके से बाकी तमाम हमारे सेक्टर्स में जो है वो हुकूमत सिंध जो है वो काम कर रही है। लेकिन और बात बताऊं, जो इस वक्त एनर्जी सेक्टर में थरको के अलावा भी जिस तरीके से लाखों अफराद को मुफ्त सोलर सिस्टम दिया जा रहा है, क्या पाकिस्तान के कौन से सूबे में लोगों के घरों पे गरीब लोगों को सोलर सिस्टम दिया जा रहा है? और एक और स्कीम बता दूं मैं आपको, जो कि जिसमें बात होती है, दुनिया की तारीख का सबसे बड़े में बड़ा हाउसिंग प्रोजेक्ट वो हुकूमत सिंध, पीपुल्स पार्टी की हुकूमत सिंध में बना रही है। क्योंकि सैलाब तो पंजाब में भी आए, खैबर पख्तूनख्वा में भी आए, बलूचिस्तान में भी आए, लेकिन वाहिद सूबा सिंध था जो कि 21 लाख बेघर लोगों को घर बना के दे रहा है। क्या पाकिस्तान के किसी और सूबे में इस तरह की कोई स्कीम शुरू की गई? पाकिस्तान को छोड़ दें, चाहे क्या एशिया में कोई किसी ऐसे मुल्क में इस तरह की स्कीम शुरू की गई? एशिया में भी छोड़ दें, क्या दुनिया में कोई और ऐसा मुल्क था जिसमें इतनी बड़ी तादाद में 21 लाख बेघर लोगों के लिए घर बना के दिए जा रहे हैं? ये कहीं बना के नहीं दिए जा रहे, ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की हुकूमत सिंध है, जिसको तनकीद का निशाना या बाइस तरीके से हमेशा बनाने की कोशिश की जाती है, जिसके लिए हमेशा बाकायदा मीडिया ट्रायल किए गए, जिसके पीपुल्स पार्टी की हुकूमत के खिलाफ हमेशा से एक सोची समझी साजिश के तहत इस तरह की बातें की गई। लेकिन डिलीवरी में कहने को कह दें आप, लेकिन डिलीवरी में हमेशा पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की जो सिंध हुकूमत है उसको हमेशा मैं समझता हूं कि अवाम में पजीराई मौजूद है। अगर सिर्फ और सिर्फ चंद लोगों के हाथ में होता जो कि परसेप्शन बनाते हैं, ये की कोशिश करते हैं या वो अपने रिमार्क्स देते हैं, तो सबसे बड़ी बात मैं कह दूं, इलेक्शन 2024 के रिजल्ट इस चीज का वाज़ेह सबूत है। बगैर तफसील में जाए हुए मैं कहूंगा कि किसको कितनी पजीराई मिली, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी को सिंध में क्या पजीराई मिली और किसी कितनी भी जमातों में हो उनको क्या पजीराई मिली, ये किसी से छुपी हुई बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने हर इलेक्शन में पहले से ज्यादा वोट लिए। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी को अवाम ने हर इलेक्शन में पहले से ज्यादा पजीराई दी। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी पे की क़यादत पर अवाम ने, वर्करों ने हमेशा हर इलेक्शन में पहले से ज्यादा एतमाद किया। तो यही इस चीज का सबसे वाज़ेह सबूत है कि चेयरमैन पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी मोहतरम बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब, मोहतरमा फरियाल तालपुर साहबा की जो सियासी जदोजहद है और जिस तरीके से वो चीज़ों को गाइड कर रहे हैं, और चीफ मिनिस्टर सैयद मुराद अली शाह साहब जो कि दिन और रात मेहनत कर रहे हैं, जिस तरीके से वो हर शोबे में इंटरेस्ट लेकर चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं, ये इस चीज़ का बहुत बड़ा सबूत है कि अवाम जो है वो हमें वोट दे रहा है। अवाम में पीपुल्स पार्टी की पजीराई है। बाकी ओपिनियन मेकर्स ड्राइंग रूम में बैठकर कमेंट्स करने वाले जो भी बात करते रहे हैं वो उनकी बात को हम बुरा नहीं मानेंगे। लेकिन एक और चीज़, मैं इन सारी चीज़ों का मसला मैं ये भी नहीं कह रहा कि जी हमारे पास सब अच्छा की मैं बात कर दूं, नहीं, हमारे पास चैलेंजेस हैं, हमारे पास चीज़ें चल रही हैं, हमारे पास अभी भी मेगा प्रोजेक्ट्स पे काम चल रहा है,
कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, कराची के जो है वो उसको अपग्रेड करने के लिए दिन रात कोशिश कर रही है। मैं मकसद ये नहीं कह सकता कि जी कि हमें वोट भी मिल रहे हैं, सब चीजें मिल रही है, इसका मतलब कि हम 100% नहीं, हम 100% पे नहीं होंगे। हमें अभी भी हमें काफी चीजों की इंप्रूवमेंट की में हम कोशिशें कर रहे हैं, हर सेक्टर में इंप्रूवमेंट की कोशिश चल रही है। लेकिन उसके बावजूद मैं कहूंगा कि उन सारी इंप्रूवमेंट्स के बावजूद पीपुल्स पार्टी की सिंध हुकूमत नेक नीयत के साथ दिन और रात मेहनत कर रही है ताकि हम हर जो भी चैलेंजेस हैं उसको हम पूरा करें। और एक और चीज वादे बता दूं कि जो सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि आज भी कोई भी इंसान किसी भी शहर में क्यों माइग्रेट करता है, अगर वहां पे बेहतरी देखता है तो माइग्रेट करता है ना। आज भी आप पूरा एक ओपन सर्वे कर दें, मैं सारी मीडिया को, सारे ताजरों को, सबको कह देता हूं कि आज भी क्या वजह है कि पूरे पाकिस्तान से लोग रोजगार के लिए, ये बहुत गौरतलब बात है, पूरे पाकिस्तान से लोग रोजगार के लिए, कारोबार करने के लिए, मजदूरी के लिए सिंध सूबे का जो है रोजाना जो इन्फ्लेक्स है पॉपुलेशन का वो सिंध सूबे में, अगर बाकी सूबे में और बाकी शहरों में बहुत अच्छा चांग हो रहा है, मैंने कहा सारा पाकिस्तान हमारा है, खुदा ना खासा कोई ना जहन में कोई ऐसी बात है ना दिल में ऐसी कोई बात है, पाकिस्तान का एक एक इंच हमारा है। लेकिन अगर बाकी सूबों में ज्यादा काम हो रहा है तो जो लोग जो नॉर्दर्न एरिया से और पूरे पाकिस्तान से यहां कारोबार करने के लिए आ रहे हैं वो यहां से किसी और जगह पे क्यों नहीं जा रहे, वहां क्यों नहीं इन्फ्लेक्स हो रहा, वहां पे लोग क्यों नहीं, अगर वहां ज्यादा तरक्की मिल रही है, वहां ज्यादा सहूलतें मिल रही है, लोगों को वहां ज्यादा अच्छी लाइफस्टाइल मिल रहा है, तो लोग वहां क्यों नहीं जा रहे, सारा सारा बोझ जो है और सारा इन्फ्लेक्स यहां पे क्यों। और ना ही मैं कोई भी तासुब की नजाकत से नहीं देख रहा, हम सबको वेलकम करते हुए, हम आज भी सबको वेलकम करते हुए, क्योंकि ये मुल्क हर एक का मुल्क है। तो ये वो एक फैक्ट्स हैं जिसको हमेशा हम भूल जाते हैं। जब अगर हजारों की तादाद में लोग यहां पे रोजाना आ रहे हैं तो वो लोग यहां पे सड़कें भी इस्तेमाल कर रहे हैं, वो लोग यहां पे पानी भी इस्तेमाल कर रहे हैं, वो लोग अभी अगर हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात करते हैं कि जी हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा है, तो क्यों है, क्योंकि पोर्ट यहां पे पूरे पाकिस्तान की इंपोर्ट और एक्सपोर्ट यहां से होती है। अगर यहां पे ट्रॉलर्स चलते हैं, अगर यहां पे जो है हैवी ट्रैफिक चलती है, अगर यहां पे ट्रकें चल रही होती है सारा दिन, यहां पे सारा दिन कंटेनरों की गाड़ियां चल रही होती है, क्यों, क्योंकि पूरे पाकिस्तान की तजारत जो है वो इस शहर से चल रही है। तो जाहिर है वो इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह भी कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमने कहा कि जी कि जो सेस टैक्स को सिंध का जो एक्साइज महकमे को मिलना चाहिए उनको मिले। उस पर कुछ कारोबारी हजरात चले गए हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट ने उनकी पिटीशन को रद्द कर दिया, वो चले गए सुप्रीम कोर्ट में। सिर्फ एक साल का कोई 100, इस वक्त भी कोई 180 अरब रुपए सिंध हुकूमत के जो है वो सुप्रीम कोर्ट में फंसे हुए हैं और पिछले कितने सालों के साथ फंसे हुए हैं। भाई क्यों नहीं आप रिलीज करते, अगर सेस अगर यहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर पे वो बोझ पड़ रहा है, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर पे वो हैवी ट्रैफिक यहां पे चल रही है और यहां पे सड़कें खराब हो रही हैं, तो ये तो नहीं हो सकता कि जी कि पूरे पाकिस्तान की ट्रैफिक और इंफ्रास्ट्रक्चर की जो प्रेशर है वो ये शहर बर्दाश्त करे और इस शहर का जो सेस टैक्स जो कि उस वक्त कोर्ट में जमा हो रहा है वो हुकूमत को ना दिया जाए ताकि उस इंफ्रास्ट्रक्चर की इंप्रूवमेंट करे। तो ये तो मैं समझता हूं कि ये वो सारी चीजें जिसमें चले हमने ओवर द पीरियड उसको बहुत लाइटली लिया, हमने इसको ज्यादा एग्रेसिव नहीं है, लेकिन क्योंकि सारे इदारे हमारे हैं, अदालतें भी हमारी हैं, सब चीजें हमारी, लेकिन अदालतों को वो सोचना चाहिए कि जो सेस टैक्स जो कि हमें मिलना चाहिए, जो कि हाई कोर्ट ने भी हमें फैसला दिया हुआ है, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट में कोई 500 या 1000 से ज्यादा जो है पिटिशनर है कि ना कब वो कोर्ट वो केस लगेगा, कब वहां पे फैसला आएगा, वो कब पैसे सिंध को मिलेंगे। खुदारा वो पैसे आप सिंध को दें ताकि यहां पे वो इंफ्रास्ट्रक्चर को हम इंप्रूव करें। ये तो हो नहीं सकता कि जी हमें एक लिमिटेड पैसे दिए जाए जो हमारे एनएफसी के अवार्ड के हवाले से हमें मिलते हैं और उसमें हमें रूरल पॉपुलेशन को के भी इश्यूज को एड्रेस करना है और जो हमारी अर्बन पॉपुलेशन उसके इश्यूज को भी अर्बन को भी एड्रेस करना है। हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, बाकी हुकूमतों के पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज आ जाते हैं क्योंकि उनकी वफाक में हुकूमतें होती हैं और वो हर कोई कोशिश करता है कि अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को बेहतर करे। हमारे पास वफाक में हुकूमत नहीं, हम उसी लिमिटेड रिसोर्सेज में हमें सैलाबों को भी देखना है, हमें लोगों को सैलाब जदगान को भी देखना है, हमें जो है वो थर पार करके कोयले का जो प्रोजेक्ट है जिसमें सिंध हुकूमत डायरेक्ट बेनिफिशियरी नहीं है, $1 अरब से ज्यादा पैसे जो है सिंध हुकूमत ने सिर्फ थर पार करके कोयले के लिए खर्च किए हैं। तो ये सारे काम जो है पीपुल्स पार्टी की हुकूमत सिंध दिन और रात कर रही है, जिसमें मैं समझता हूं कि इस तरह के कमेंट्स चाहे वो फिर उन्होंने वो चेंज करके उसको मजाहिया कह दिया या अंदाजन कह दिया कि जब मैं इसको सीरियस नहीं था, उसका फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसके बाद जो बहस शुरू हो जाती है उसके लिए मैं कहता हूं कि जी हकायक को जानकर मेहरबानी करके आगे बात की जाए। थैंक यू। ये ताजरों का मामला आज नहीं उठा, पहले भी ये मामला जो चाइनीज
देखिए जी, वो बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, उस पर पुलिस की तरफ से और होम मिनिस्टर साहब की तरफ से क्लियर स्टांस और बयान आया है। और बात ये तो आउट ऑफ क्वेश्चन है कि पुलिस किसी के साथ भी इस तरह की खुदा न खास्ता और फॉरेन डिग्निटीज़ के साथ कोई ज्यादती कर जाए। यस, जहाँ पे इश्यूज हैं कि एक SOPs बनाई हुई हैं, उन SOPs पे सबने चलना है और हमें वो ज़्यादा कॉन्शियस हैं, उनकी सिक्योरिटी हमें अपनों की सिक्योरिटी ज़्यादा अजीज़ है। इससे ज़्यादा मैं आपको क्या बात बता दूँ, लेकिन उसके लिए पूरा फुल प्रूफ सिस्टम भी बनाए गए हैं। जो भी मेरी रिक्वेस्ट होगी उन सबसे कि वो SOPs को फॉलो करें। ये बता दें कि वाइस चांसलर्स की तैनाती को इतना ओपन कर रहे हो, तो उसमें क्या ऐसी श्योरिटी, क्या ऐसी गारंटी है कि कल कोई ब्रिगेडियर आ गया रिटायर्ड, या कोई क्या कहते हैं ब्यूरोक्रेट ने कौन सा तीर मारा होगा जो वहां जाके जो है वो यूनिवर्सिटी को संभालेंगे। कोई मतलब जो प्रोफेसर हैं वो मुतालिका फील्ड के हैं और उनको पता है कि एजुकेशनिस्ट हैं, लेकिन बाहर के लोग आकर अगर वाइस चांसलर बनेंगे तो वो फिर देखिए भाई मेरे, हमने नहीं कहा कि प्रोफेसर वाइस चांसलर नहीं बन सकते। हम तो कह ही नहीं रहे कि प्रोफेसर वाइस चांसलर नहीं बन सकता। प्रोफेसर भी बन सकता है, लेकिन अगर एडमिनिस्ट्रेटिव, कुछ चीजें एडमिनिस्ट्रेटिव होती हैं, मैं इसमें ज्यादा बहस नहीं करूंगा, लेकिन हमारे माजी में हमारे इन्हीं ब्यूरोक्रेट्स, एक्स ब्यूरोक्रेट्स ने बहुत अच्छा काम किया। मजहरुल सिद्दीकी साहब का नाम कौन नहीं जानता। हमने जब स्कूलिंग थी और हमारे कॉलेजेस थे तब मजहरुल सिद्दीकी साहब के अंडर भी हमने पढ़ाई की है। इसी तरीके से मैंने कहा कि मुजफ्फर शाह साहब जो वाइस चांसलर थे मेरान यूनिवर्सिटी के, बहुत अच्छा नाम था। अल्लामा आया काजी साहब का नाम आपने कभी सुना है? सुना है, बहुत बड़ा नाम था। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि अल्लामा इकबाल साहब भी वाइस चांसलर रहे हैं, आपको पता है ये बात? तो आप अगर आपको बता दूं कि प्रोफेसर और नॉन प्रोफेसर की बात नहीं है। इसी तरीके से मेरा कहने का मकसद यह है कि हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम एवेन्यूज को बड़ा करें, हम लिमिटेड ना रखें। पुराने क्राइटेरिया को नहीं छेड़ा गया ज्यादा, हम एवेन्यूज को ना, क्योंकि अगर इस वक्त सिंध में 30 यूनिवर्सिटीज हैं, हम कहीं अगर एप्लीकेशन मांगते हैं, अगर उससे अच्छा कोई प्रोफेसर से ज्यादा कोई अच्छा कोई हमें बंदा शख्स को मिल जाता है तो उसमें क्या हर्ज है। और आपने कहा कि जी कोई और फील्ड में कोई ऐसी नीयत नहीं। नीयत हमारी सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि हम जहां पे गवर्नमेंट बिलियंस ऑफ रुपीस उन एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स पे खर्च कर रही है, वहां पे हम क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को, एजुकेशन के माहौल को बेहतर कर सकें। हमने ऐसे भी लोग देखे हैं जो कि एजुकेशन इंस्टीट्यूट में बड़े बड़े ओहदों पे बैठे हैं, साथ साथ में वो मीडिया में नौकरियां भी कर रहे हैं। भाई अगर आप एक जगह पे बैठो तो वहीं पे नौकरी करो ना आप, और साथ में आप मीडिया हाउसेस में भी नौकरी कर रहे हैं। ऐसे लोग भी हमने देखे हैं, वो अरबाब साहब को पता है। तो ये सारी चीजें जो है इस तरह की, तो हम वो कह रहे हैं कि जी हमारा क्राइटेरिया वही है। अच्छा ये बता दें हमी साहब, ये कौन सी कुव्वतें हैं कि कभी कचरे पे सालों तक सियासत चलती रही, अब यूनिवर्सिटीज मैटर पे भी सियासत हो रही है, और इसी तरह जो है वो ताजिर हजरात को भी कभी कभी इस्तेमाल किया जाता है। आप खुलकर उन मुखालफिन का जिक्र क्यों नहीं करते जो आप लोगों की इस तरह से किरदारकशी भी करते हैं और इस तरह से मीडिया ट्रायल भी कर रहे हैं? देखिए हम सियासी लोग हैं और सियासी लोगों के मुखालफिन होते हैं। अगर ये कोई ये जहन में रखे कि मैं सियासत करूंगा और मेरी कोई मुखालफत भी ना करे तो वो डिक्टेटर होगा। भाई हम तो बहुत ही ओपनली कहते हैं, हमें लोग बुरा भला भी कहेंगे, जिनको काम हमारा अच्छा लगेगा हमें अच्छा भी कहेंगे। हमें आखिर में हमें जाना है अवाम की अदालत में, और अवाम की अदालत लगती है इलेक्शन के दिन में। तो इसीलिए हमें कोई हमीद साहब बुरा नहीं लगता कि कोई भी हमारी मुखालफत करे। और ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगा इनके पीछे कोई इनको कर रहा होगा, ठीक है, आपकी अपनी अपनी एक सोच रख सकता है। चाहे यूनिवर्सिटीज में जो इस वक्त एहतजाज चल रहे हैं और तदरीसी अमल को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, नौजवानों के जो हमारे नौजवान नस्ल है उनको अगर उनकी क्लासेस नहीं चल रही तो आप उन नौजवानों के मुस्तकबिल के साथ खेल रहे हैं। तो नौजवानों के मुस्तकबिल के साथ खेलने का इख्तियार किसी को भी नहीं है, किसी अपने जाती मुफाद के लिए। इस तरीके से कारोबारी हजरात जो है उनके लिए बहुत निहायती एहतराम है। अब उसमें भी अगर एक दो शख्सों ने किसी ने अपनी कोई जाती राय दी फिर उसने चेंज कर दी तो जो उसकी अपनी मर्जी। जी ये बताइएगा कि जो है बाली पीटीआई अपने ही खिलाड़ियों को आउट कर रहे हैं, रन आउट भी हो रहे हैं उसके खिलाड़ी। गुगली वो अपने ही खिलाड़ियों को मार रहे हैं। उन्होंने गड्डापुर को सदारत से हटा दिया, फिर वो जो उसका वकील सफाई था शेर अफजल, उसको सफाई से रोक दिया गया। तो क्या बाली पीटीआई अब हुकूमत की बजाय अपने ही लोगों को रन आउट और गुगली मार रही, क्या मसला है?
देखिए जी, इस वक्त मैं समझता हूं कि पीटीआई के अंदर जो है ना, इस वक्त सीरियस तजाद मौजूद है और पीटीआई इस वक्त बहुत ज़्यादा ग्रुपिंग का शिकार है। और जो शख्स अंदर बैठकर समझ रहा है कि बाहर हालात सब अच्छे हैं, उसके हालात अच्छे नहीं हैं। और आवाम में भी मैंने पहले भी ये बात कही कि जब वो गिरफ्तार हुआ था 9 मई को, तो जिस तरीके से पाकिस्तान का इन्होंने कोशिश की पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की और हर मुमकिन कोशिश की, फिर जब उसको सजा हुई 14 साल की, तो एक शख्स भी पूरे पाकिस्तान भर में उसके लिए एहतजाज के लिए नहीं निकला। तो ये सारी चीज़ उस चीज़ का वाज़ेह है, सबूत है कि अवाम जो है इस वक्त वो जो है उसके बारे में क्या सोच रही है। लेकिन डिस्पाइट ऑफ दैट, अगर वो पॉपुलर है भी या जो भी है, ये अपनी पार्टी में किसको वो रखता है किसको नहीं रखता, वो उसका स्वाबदीद इख्तियार है, वो पीटीआई का अंदरूनी मामला है। हम ये चाहेंगे कि वो बातचीत की मेज़ पर आएँ, बातचीत करें, मसाइल को हल करें और पाकिस्तान के खिलाफ जो बैरूनी साजिशें हैं उसको बंद करें। क्योंकि जब तक इमरान खान और पीटीआई पाकिस्तान के खिलाफ बैरूनी प्रोपेगेंडास, बैरूनी साजिशें बंद नहीं करेगी, तब तक मैं समझता हूं कि वो उनके मसले का हल नहीं होगा। देखिए जी, मैं तो एक बहुत अदना सा वर्कर हूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप की जो है वो हर फोरम पर उन्होंने अपने इश्यूज़ को रेज़ किया है। रिसेंटली सीसी में की एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई, उसमें भी इन चीज़ों को रेज़ किया गया। तो जहाँ पर भी सिंध के जायज़ हुकूक की बात हो, वो PMLN की लीडरशिप को वाज़े तौर पे कहा गया है कि पीपल्स पार्टी चाहती है कि सब सूबों के साथ इंसाफ हो। हम किसी से ज़्यादा शेयर नहीं चाहते, हम चाहते हैं जो हमारा जायज़ हुकूक हैं, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर साहब हों, उनकी हुकूमत हो, वो उसको एड्रेस करें। दोबारा भाई, दोबारा कराची में बड़ा मसला है तजावजात का, पथारों का, रक्षे वालों का, उन सबको उनको हदूदों के युद्ध उनके लिए कानून बना दिए। तो कराची में कब से होगा? देखिए जी, मैं इस मामले में उनके साथ हूं। अगर वो कोई भी शख्स इंक्रोचमेंट के खिलाफ एक्शन लेता है, मैं कहता हूं होना चाहिए। आपको पता, अगर मैं कराची में इंक्रोचमेंट के खिलाफ हमने एक्शन लेना शुरू किया तो इस कमरे में भी शायद आप में से कोई उसको सर्वाइव ना कर सके। मैं बड़े वाज़ेह तौर पर बताऊं, आप और हम जब भी जाते हैं अपनी मोटर बाइक या गाड़ी कहाँ खड़ी करते हैं? सिर्फ इंक्रोचमेंट्स में खड़ी करते हैं। आप जाके देखें लाइन से ठेले कहाँ लगे हुए हैं, आप जाके देखें लाइन से चीज़ें कहाँ हुई। प्रॉब्लम यह है कि जब भी इंक्रोचमेंट के खिलाफ एक्शन होता है, और ये वाहिद सूबा, ये भी बता दूं, जहां पे इंक्रोचमेंट पे माजरत के साथ कॉम्पनसेशन भी देनी पड़ती है आपको। इंक्रोचमेंट करो तो कॉम्पनसेशन भी हुकूमत से बिलियंस ऑफ रुपीस की लो। मैंने खुद कैबिनेट में 10 दफा इस चीज की मुखालफत की है। मैंने कहा भाई आप लोग ये क्या करने जा रहे हैं? जैसे लियारी एक्सप्रेसवे का एक पहले था वाकया, अभी भी हमें एक कोर्ट में लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को कहा गया कि जी आप जो है बिलियंस ऑफ रुपीस दें उन लोगों को जो मुतासरीन हुए। मुझे ये बताएं, कराची सर्कुलर रेलवे था ना, यहाँ पे भी जो इंक्रोचमेंट हटानी पड़ी तो आप लोगों ने कॉम्पनसेशन लेके दिए। ये बताएं कि कौन से कानून में कहते हैं कि आप किसी की नाजायज जगह पे, सरकारी जगह पे कोई कारोबार कर लो, घर बना लो, और उसके बाद उसको हटाना है तो फिर आप उसको पैसे कंपनसेशन दो। अभी हमें जो है रेड लाइन BRT में बता दूं, जो उसका एक हमारा एक पैच ऐसा है जहाँ पे कार शोरूम वाले भी कह रहे हैं कि जी अगर आपकी इसको या तो आप एलिवेटेड बनाओ रोड को, अगर आपने उस ग्राउंड पे बनाना है तो हमें कंपनसेशन देनी है। और एक, मैं नाम नहीं लूंगा, मुनासिब नहीं है, एक बैंक जो है इंटरनेशनल बैंक, वो कहता है कि जी उनकी बेचारों की बात को सही बोल रहे हैं। मैंने कहा अगर आप इसको दोगे तो पूरे ट्रैक में 22 किलोमीटर को आपको देना पड़ जाएगा। तो मतलब अनफॉर्चुनेटली हमें अपनी सोच चेंज करनी होगी। मैं देखिए, कानून अच्छी चीज़ है, मैं खुद कहता हूँ इंक्रोचमेंट खत्म होनी चाहिए, लेकिन जब आप इंक्रोचमेंट के खिलाफ एक्शन लेते हैं तो आप देखते हैं, आप सुनते हैं कि फिर क्या होता है कि पुलिस पर हमले हो रहे हैं, पुलिस पर जो है वो तशद्दुद करने की कोशिश करते हैं लोग। मतलब ये नहीं कि स्टेट कमजोर या स्टेट डरती है, स्टेट हर चीज़ को फेस कर सकती है, लेकिन हमें पब्लिक की पल्स को देखते हुए फैसले करने पड़ते हैं। जहां पे हम समझते हैं कि जी ये बहुत इंपॉर्टेंट है,
ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक कोई ऐसा कोई प्रोजेक्ट है तो वहां पे एक्शन हम करते हैं। मतलब हम चाहते हैं कि ठीक है लोग इंक्रोचमेंट ना करें। अब आपको मैं वही बोला था कि पूरे पाकिस्तान का अगर इन्फ्लक्स इस वक्त कराची में है तो आप सोचे रोजाना हजारों लोग आते हैं। आप जितने भी सीनियर सहाफी बैठे हैं, मैं आपसे गुजारिश करूंगा, सीनियर सहाफी हमारे नजर आ रहे हैं, कि आप इस पर कोई सर्वे करें। आप लोग करेंगे थी, आप अपनी एक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स बनाए अपने चैनल्स के लिए, अपने न्यूज़पेपर्स के लिए, कि रोजाना कितने लोग आ रहे हैं कराची में जो बाहर से आ रहे हैं कारोबार करने के लिए और यहाँ पे रोजगार के लिए। तो जो लोग आ रहे होंगे तो ये कहाँ आके रहते होंगे, ये कहां पे ये लोग आके रह रहे हैं। तो ये सारे कराची इटसेल्फ एक बहुत बड़ा चैलेंज जो है, क्योंकि ये एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है। पाकिस्तान में इस जैसा कोई बहुत बड़ा शहर नहीं है जो हर कोई आदमी चाहता है कि यार हमें कराची जो है बिल्कुल वो बहुत ही अच्छा मिल जाए। कोशिशें हुकूमतों की चल रही हैं, ये नहीं कि हुकूमत नहीं चाहती कराची में तरक्की हो या कराची के मसाइल का हुकूमत को पता नहीं है। हुकूमत वो सारी चीजें कर रही होती है, लेकिन वहां कराची में चैलेंजेस भी हैं, और चैलेंजेस जब हटाने जाते हैं तो फिर मैंने कहा ना कि भाई रिएक्शन जो है हम सब लोग गालियां देना शुरू कर देते हैं हुकूमतों को। जामियात एक्ट पे जो आप बात कर रहे हैं, 15 साल पहले 20 साल पहले आप लोगों ने जब गवर्नर से अथॉरिटी बोर्ड और यूनिवर्सिटीज की, उस वक्त भी जल्दबाजी पे कानून बनाया, और जिसका खमियाजा परसों वज़ीर आला ने जब स्पीच की और माना कि हमने ऐसा कानून बनाया कि वाइस चांसलर्स को जो मुख्तलिफ करप्शन के और दीगर इल्जामात थे हम हटा नहीं सकते थे। जल्दबाजी में कानून बनाया, इसका नतीजा ये हुआ कि 15 साल में आप किसी बोर्ड में चेयरमैन, कंट्रोलर, सेक्रेटरी लगा सके, यूनिवर्सिटीज में वाइस चांसलर लगा सके, डायरेक्टर फाइनेंस। तो क्या आपको नहीं लगता कि अभी भी आप जल्दबाजी कर रहे हैं? जो मौजूदा जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे अगर मुशावरत करने में कोई हर्ज नहीं है, और तकरीबन 8 दिन हो गए कि जामियात में तालीमी तदरीस में मुअत्तल है, तो क्या हुकूमत सिंध असातिज़ा से कोई रब्ता कर रही है? उनकी बात तो कम से कम सुनी जा सकती है। देखें जी, बातचीत पे कोई हर्ज नहीं है, बातचीत चल भी रही है, लेकिन अगर हुकूमत कानून भी नहीं बना सकती बेहतरी के लिए, मैंने कहा ना, ये तो कोई जाती मुफाद के लिए तो नहीं बन रहा कि मुझे आपने तो वाइस चांसलर नहीं लगना, किसी बेहतरी के लिए बन रहा है। अगर कुछ वाइस चांसलर्स गवर्नमेंट को के नोटिफिकेशन हटाने के बावजूद अगर कोर्टों से स्टे लेकर अगर वाइस चांसलर बन के बैठे हो तो क्या जाती नहीं है? तो हर आदमी कोर्ट को पे स्टे लाके ले ले। कल को मिसाल के तौर पर खुदा ना खास्ता आप में से किसी एक शख्स को चैनल हटा दे, आप कोर्ट से स्टे लेके बैठे हो, मुझे नहीं हटा सकते आप। तो भाई मेरे, ये चीजें मुनासिब नहीं हैं। हम ये कहते हैं कि जी सबके लिए एहतराम है, जितने वाइस चांसलर हैं वो काबिल एहतराम है, मतलब शख्सियात से किसी से लड़ाई नहीं है। हमारा मकसद है कि हम जिन यूनिवर्सिटीज को बिलियंस ऑफ रुपीस दे रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि हमारी हर यूनिवर्सिटी वो उसी लेवल पे आए जिससे लोगों को क्वालिटी एजुकेशन मिल सके। जिस तरह हमारी चंद यूनिवर्सिटी बहुत अच्छे तरीके से चल रही है, मैंने जिनके नाम लिए वो एक आपकी स्टेट ऑफ द आर्ट यूनिवर्सिटीज है। आपकी IBA को आपको कौन आपको मना कर सकता है कि IBA का इंटरनेशनल रिकग्नाइज हो रही है। आपकी बाकी यूनिवर्सिटीज, मेहरान यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी ने अभी 2 इंटरनेशनल अवार्ड लिए हैं, 2 जगहों पर इंटरनेशनल अवार्ड मिले हैं। तो मतलब ये आपकी यूनिवर्सिटीज परफॉर्म कर रही हैं, NED आपकी परफॉर्म करी। आपके जो है IT सेंटर में अभी चीफ मिनिस्टर साहब ने पर्सनली शुरू किया हुआ है प्रोजेक्ट, जिसमें आपकी मेहरान यूनिवर्सिटी, IBA सक्कर और आपकी NED यूनिवर्सिटी जो है, 3 यूनिवर्सिटीज जो है स्टूडेंट्स को मुफ्त IT कोर्सेज करवा रही हैं। हम चाह रहे हैं कि हमारे नौजवान को IT सेक्टर में आगे तरक्की करें। हम जिस तरह दूसरी दुनिया में हम लोग IT में बहुत पीछे हैं, मैं मानता हूं कि हम लोग IT में बहुत पीछे, पूरा पाकिस्तान IT में बहुत पीछे है, वरना बाकी हमारे मुल्कों में बाकी जो हमारे बाकी लोगों की अगर मिसालें देंगे तो वहां IT की एक्सपोर्ट ही बिलियंस ऑफ डॉलर्स में। हम लोग तो बहुत छोटे शहर में, हम लोगों की जहां कमी कोताहियां वो हैं, अब उसको इंप्रूव करने जा रहे हैं। तो हमें चाहिए हम सबको, पूरी सोसाइटी को, कि अगर आप समझ रहे हैं कि जी कहीं पे कोई जाती हो रही है, कुछ लोग अपने जाती मुफादात के लिए ये कोई चीज कर रहे हैं, तो उनसे बातचीत करें, उनको डिस्करेज करें। मैं नहीं बोला कि किसी को खुदा न खासा पनिश करें, लेकिन इसको पॉलिटिसाइज होने ना दें हम। ये हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं, इनको हम चाहते हैं कि इनमें इस्तेहकाम रहे और इनमें हम लोगों को के लिए बेहतर, अपनी नौजवान नस्ल को एक बेहतर स्टूडेंट बना के आगे लेकर आए। जी काजी साहब, जितना बुरा शायद आपको लगा उतना मुझे भी लगा एक सिंध के शहरी की हैसियत से कि ये नहायत ही घटिया और बुरा मजाक था। लेकिन ये भी हमें देखना होगा कि हम बहैसियत शहरी हम ओन नहीं कर रहे हैं शहर में, दूसरे पंजाब को ओन करते हैं चाहे किसी भी कौमियत के हो। सर लास्ट मंथ नबी सर मनसूबा 3rd कोल टू नबी सर एक रिजर्व पाइप बनाना था। 2012 का मनसूबा 4 अरब का था जो
आपके 3 सवाल थे ना मेरे ख्याल से, बीच वाला सवाल नहीं था, वो तो आपने मजम्मत की उसके बयान की। हाँ, तो आपका जो पहला सवाल था, हाँ जी, अच्छा देखिए, वफाक की आपने बात की, देखिए, और आपने उसमें एक बात देखी कि ये सिंध आज तक NFC अवार्ड नहीं ले सकी, सिंध ये नहीं कर सकी। मैं आपको बताऊं दूं कि ये पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी थी, और ये क्रेडिट अगर मैं किसी को दूंगा तो मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब को दूंगा, हु वाज द प्रेसिडेंट एट दैट टाइम, और उन्होंने और उनकी गवर्नमेंट ने 7वां NFC अवार्ड लिया, सूबाई खुद मुख्तारी दी, और कालाबाग डैम जैसे मंसूबे को हमेशा के लिए दफन कर दिया। ये क्रेडिट अगर जाता है तो मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब को जाता है। और उसके बाद जो पार्लियामेंट को उन्होंने मजबूत किया, उसकी कोई मिसाल ही नहीं है। देखिए, अगर पार्लियामेंट मजबूत होगा तो सारे सूबों को उतने हुकूक भी मिलेंगे। पार्लियामेंट मजबूत होगा तो हमारी पूरी कौमी यूनिटी भी होगी, हम लोग एक मजबूत भाईचारे के साथ पूरी कौम एक मजबूत कौम होकर रह सकेंगे। तो वो तो बात मैं आपको वादे कर दूं कि वो हमने NFC अवार्ड भी लिया, और आज भी पीपुल्स पार्टी के पास जहां जहां पे जिन जिन चीज़ों पे रिजर्वेशंस हैं, वहां के लिए वो प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं, और फेडरल गवर्नमेंट के वो CCI और उन प्लेटफॉर्म में पीपुल्स पार्टी अपना वो मौकफ रखेगी। जो आपका दूसरा था, आपने ताजर साहब के वो की, मैं ताजर पे भी मैं कमेंट नहीं करूंगा। मुझे याद है वो ये शायद वही ताजर थे जो कि जब अल्ताफ भाई होते थे तो अल्ताफ भाई के कहने पे हड़तालें करवाते थे शायद, अगर मैं गलत नहीं हूं। नहीं, मैं गलत बोल रहा हूं? अच्छा खैर, मुझे याद है, मेरे पास मैं क्लिप भी दे सकता हूं आपको। आपकी भाई, आपकी शायद उनसे वो दोस्ती यारी होगी। मैं बताऊं आपको कि मेरे पास वो क्लिप्स, आपको अभी मेरे भाई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वो क्लिप्स दिखा सकता हूं कि जब अल्ताफ भाई बोलते थे हड़ताल करनी है तो ये सबसे पहले हड़ताल की हिमायत करते थे। वाहिद ताजिर भाई थे हमारे जो अल्ताफ हुसैन साहब की तकरीरों की हिमायत करते थे, कायदे तहरीक की। तो खैर, दूसरी बात कि आप नबी सर वाला प्रोजेक्ट का, मुझे ऑनेस्टली मुझे ये तो पता है कि नबी सर टू थरकोल ये पानी का प्रोजेक्ट चल रहा है, और इस वक्त ये चल रहा है कुवैत इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी के साथ। ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में चल रहा है। कुवैत इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी जो KI है, जो कि और भी प्रोजेक्ट्स करी, तो उसके साथ ये चल रहा है। अब इसकी कॉस्ट बढ़ी है क्या एग्जैक्टली मैं आपको अभी मैं कोई गलत फ्लूक नहीं दूंगा, इसमें मैं ला ले मानता हूँ। 190 बिलियन रुपए जो है उसका फैसला, थैंक यू, शुक्रिया।